आज चैंपियनशिप का बदला चैंपियनशिप से ही हुआ और रैंडी ऑर्टन को भी मिला उनका मच अवेटेड मैच। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपके साथ है तोमर साहब और आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। शो की शुरुआत में ही रैंडी ऑर्टन सीधा ट्रिपल एच के पास पहुंच जाते हैं। उनसे सीधा जाके बोल देते हैं, भाई मेरे को मैच दे। ट्रिपल एच बोलते हैं, देखिए WWE है, तू रिंग के अंदर जा, मैं भी आता हूँ, फिर थोड़ा ड्रामा क्रिएट करेंगे। रैंडी ऑर्टन रिंग के अंदर आके बोलते हैं, देखो मैंने तो फुल जोर लगा रखा है केविन ओवेंस के साथ मैच करने के लिए। मैंने निक एल्डिस से भी पूछा, लेकिन उसने बोला कि इतनी सैलरी के अंदर वो ये सब नहीं कर पाएगा। तो अब एक ही बंदा बचा जो मेरे को मैच दे सकता है। ट्रिपल एच, अब फटाफट रिंग के अंदर आ और मेरे को मेरा मैच दे दे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि तू भी उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। ट्रिपल एच रिंग में आके बोलते हैं, देख मैं ऐसे रिंग के अंदर आना नहीं चाहता, लेकिन तू बहुत ही जिद्दी आदमी है। पहली बात तो काम पे टाइम पे आया कर, चल इसके बारे में बाद में बात करते हैं। और दूसरी बात, मैं केविन ओवेंस को कुछ भी नहीं बचा रहा, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। रैंडी ऑर्टन बोलते हैं, देख तू सच बोल, केविन ओवेंस मुझे भी पसंद था और तुझे भी वो उतना ही पसंद है, इसलिए तू उसको बचा रहा है, ये बात सीधी सीधी बोल दे। ट्रिपल एच बोलते हैं, नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं नहीं हाँ हाँ, मैं उसको नहीं तुझको बचा रहा हूँ। है जनता भी कुछ अलग ही बोलने लगती है, ट्रिपल एच को आर्ग्यू मार दे भाई। ट्रिपल एच बोलते हैं, देख केविन ओवेंस ज्यादातर दोस्ती बहुत सोच समझ के करता है। पहली बार उसने अपनी लाइफ में दिल से दोस्ती करी और उसको लगता है कि तुम दोनों ने उसको धोखा दिया है, इसलिए उसका माथा इस बार ज्यादा ही खिसका है। और भाई तू 18 महीने बाद वापस आया है, तेरी बैक में 2 स्टील रॉड लगी है और तू फिर भी रेसल करता है। भाई मैं नहीं चाहता तू उसके चक्कर में इंजर्ड हो जाए और उसके बाद कभी वापिस ही ना पाए। रैंडी ऑर्टन बोलते हैं, अबे ओ मैंने कोई सीईओ नहीं बुलाया रिंग के अंदर जो कोट पैंट पहन के लोगों को प्रोटेक्ट करता फिरे। मैंने वो बंदा बुलाया है जो कि जैकेट में आता था, एक हथौड़ा लेके आता था और सबको तोड़ता था, यहाँ तक कि मेरे घर में घुस के मेरे को भी तोड़ा था उसने। और जिस तरह उस टाइम तेरे में गुस्सा था, उसी तरीके से मेरे में आज गुस्सा है। अब तू बता, अगर तू मेरी जगह होता तो तू क्या करता? तुझे नहीं पता होगा, लेकिन मुझे पता है तू क्या करता। जो चीज हम हमेशा करते हैं, इस रिंग के अंदर निपटारा सारी प्रॉब्लम का। दे देना भाई मेरे को मैच केविन ओवेंस के साथ। ट्रिपल एच बोलते हैं, तुझे मैच चाहिए, दिया तुझे मैच, लेकिन एक और बात, अब से अपनी दोनों आंख और दोनों कान खुले रखना, क्योंकि केविन ओवेंस से पंगा लेना मतलब कभी भी हमला हो सकता है। तो दोस्तों ये चीज तो मैंने लास्ट वीक ही कह दी थी कि इन दोनों का मैच क्राउन ज्वेल के अंदर सेट होगा ही होगा। अभी थोड़ा केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन का डायरेक्शन किस तरफ जाना है वो भी थोड़ा समझ आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोडी रोड्स की कहानी भी स्टोरी लाइन के साथ में जुड़ी हुई है और क्राउन ज्वेल पे ही इस पूरी स्टोरी को सही डायरेक्शन मिलेगा। वहीं फिर लुक्को का 7वां मैच आज होता है और एले नाइट फ्री आदमी को रेफरी बना दिया गया, लेकिन ये एले नाइट कम से कम जैकेट तो उतार देता। चैंपियनशिप पहनी हुई है, चश्मा लगाया हुआ है और जोकरों की तरह रेफरी बना हुआ है। मनी मन वो भी बोल रहा था कि इन लुक्को की कहानी में उसको भी इंटरेस्ट नहीं है। बाद में एले नाइट दोनों बंदों को तोड़ देते हैं और बोलते हैं, मैं इस मैच को जीत गया। मतलब कोई लॉजिक है इस बात का? अब इसी इलॉजिकल बात को निक एल्डिस पकड़ लेते हैं और इनका ट्रिपल थ्रेट मैच सेट कर दिया है क्राउन ज्वेल के अंदर। अब उस मैच को जीत के बोलना मैं जीत गया। सही किया निक एल्डिस ने, बहुत तेज बन रहा था ये एले नाइट। पूरा करियर अपना LA नाइट ये करके थोड़ी निकालना है भाई, कुछ नया भी करके दिखा दे। छोड़ो इनको। इसके बाद ट्रिफनी स्टैटिन और नाया जैक्स की स्टोरी लाइन के अंदर भी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, जब नाया जैक्स कैंडिस को नाओमी के साथ में मैच करने को बोल देती है और ट्रिफनी को बोलती है, तू भाई यहीं रुक जा, क्योंकि जब ट्रिफनी लास्ट वीक नहीं थी तब उन्होंने कैंडिस के साथ में मैच जीता था। WWE वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैश इन से पहले ट्रिफनी को पूरी तरीके से बेबी फेस बना दिया जाए, और उसी के साथ साथ मुझे लग रहा है कि क्राउन ज्वेल के अंदर ही कैश इन होने वाला है। वहीं फिर कैंडिस और नाओमी का मैच होता है, जिसके अंदर इंडी हार्ट इंटरफेयर करने की कोशिश करती हैं। इसी चक्कर में बेली आ जाती हैं और उस चीज का फायदा उठा के नाओमी मैच को जीत जाती हैं। वहीं फिर जॉन सीना को भी टीज किया जाता है WWE में, जब उनके कर्ट एंगल के साथ मैच की थोड़ी सी वीडियो क्लिप दिखाई जाती है और अंडरटेकर से उन्होंने हाथ मिलाया, उस चीज को भी दिखाया जाता है। जस्ट उसके बाद रेसलमेनिया के टिकट्स को मार्केट किया जाता है। इसका मतलब जॉन सीना का तो मेन इवेंट रेसलमेनिया में फिक्स हो चुका है। वहीं ये क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप 4 बंदों की सिक्योरिटी के साथ चलती है। इस चैंपियनशिप को ब्लड लाइन को चुरा लेना चाहिए, तब तो मैं इस ब्लड लाइन को कुछ सैवेज भी मानूं। खैर कोडी रोड्स और गुंथर दोनों रिंग के अंदर आते हैं। वहीं गुंथर आज तो अलग ही सैवेज फॉर्म में चल रहे थे। पहले तो आते हुए जो बच्चा कोडी रोड्स के कपड़े पहना हुआ था उससे हाथ मिलाते हैं। कोडी रोड्स रिंग के अंदर बोल रहे होते हैं, अबे साले बेबी फेस तो मैं हूँ। कोडी रोड्स बोलते हैं कि तू बहुत बोल रहा है ना कि तू मेरे से बढ़िया चैंपियन है, चल आज एक्सप्लेन कर कि तू मेरे से बढ़िया चैंपियन कैसे है और इस चैंपियनशिप को कैसे डिजर्व करता है। गुंथर कहते हैं, देख भाई ये मैच तो हो ही रहा है, कौन
बढ़िया चैंपियन है उसको बताने के लिए, लेकिन मैं कुछ तेरे पहले पॉइंट्स बता देता हूँ। तो हर किसी को अपने मैटर में पहली बात तो घुसाता है और उसके बाद हर चीज को कबाड़ा कर देता है। तूने कहा था रेसलमेनिया में तू अपने फादर के लिए चैंपियनशिप जीतना चाहता है, स्टोरी कंप्लीट करना चाहता है। अभी रिसेंटली तू कह रहा था तू जॉन सीना की तरह फाइटिंग चैंपियन बनना चाहता है। तू पहले तय कर ले तू एक रेसलर है या फिर एक ड्रामा कंपनी। और जहां तक मेरी बात है तो मैं यहाँ कोई जॉन सीना वॉन सीना बनने नहीं आया, मैं आया हूँ अपने स्टैंडर्ड सेट करने के लिए और अपना स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए। तो इन सब लोगों के जाने के बाद तू मेरे को मैन टू मैन ही बता दियो कि तू किस पॉइंट पे ये चैंपियनशिप नहीं, जो चैंपियनशिप तूने पहन रखी है उसको भी डिजर्व करता है। कोडी रोड्स बोलते हैं क्यों इन सबके जाने के बाद इन सबके सामने ही करना तू बात। पहले तो तू मेरा एक ड्रामा देख फिर पूरी जनता को वो करने को बोलते हैं और फिर पूरी जनता वो करने लगती है। और भाई हाँ, हम है ड्रामा कंपनी लोग, हमें अच्छा लगता है ड्रामा, लेकिन हम इस चीज का भी दम रखते हैं कि बड़े से बड़े डिसीजंस WWE में चेंज कर दें। चल कल की बात कर लेते हैं। मैं रेसलमेनिया 41 के मीडिया प्रमोशंस में गया और रेसलिंग को प्रमोट कर रहा था एज अ चैंपियन, और तू उस टाइम अपने बेड पे सो रहा था। तू बन ठनके वाला चैंपियन तो है, लेकिन तू रिस्पॉन्सिबल चैंपियन नहीं है। अबे ओ रिस्पॉन्सिबल चैंपियन के बारे में बात मत कर, मैं इस कंपनी का वर्कहॉर्स चैंपियन हूँ और मेरे को सब कुछ पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। और ये इंटरव्यू वाले मीडिया वाले क्या मेरे पास नहीं आते, लेकिन मैं सबको मना कर देता हूँ क्योंकि मुझे मना करना आता है, मीडिया को, बॉस को और स्पेशली इन सब लोगों को। और तुझे पता है तू किसी को मना क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अगर तूने किसी को कहीं मना किया तो तेरी स्टोरी यहीं खत्म हो जाएगी। और ये कोई जिगरे वाला चैंपियन होना नहीं हुआ, ये ना जिगरे वाला चैंपियन होना हुआ, और ऐसा चैंपियन हमेशा सेकंड बेस्ट ही रहेगा। अब ये चीज गुंथर ने ऐसी बोली कि पक्का जाके कोडी रोड्स के दिल पे लगी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो रियलिटी है दोस्तों। बेबी फेस बनने के चक्कर में कोडी रोड्स कुछ ज्यादा ही अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स कुछ बोलते तो है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह जाता गुंथर के इस प्रोमो कट के बाद। फिर कोडी रोड्स खुद ही गुंथर के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर उसके बाद लुडविग काइजर भी आके कोडी रोड्स पे हमला करते हैं और रैंडी ऑर्टन उनको आ जाते हैं बचाने के लिए। वहीं फिर DIY और मोटर सिटी मशीन गन्स के बीच में नंबर 1 कंटेंडर्स का मैच तो होता है, लेकिन उसके बाद बवाल ही मच जाता है। मैच को मोटर सिटी मशीन गन्स जीत लेती है और उसके बाद ब्लड लाइन आ जाती है एज एक्सपेक्टेड। लेकिन इन लोगों की कहा सुनी के बाद में तभी मैच भी सेट हो जाता है। जैसे ही मैच सेट होता है मेरे को ये तो समझ आ गया था कि रोमन रेंस इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने वाले हैं, और होता भी ऐसा ही है। पहले जिमी ऊसो आते हैं, फिर रोमन रेंस आते हैं और जेकब और सोलो को बैक स्टेज ले जाते हैं। उसके बाद मैं वेट कर रहा था रेफरी के कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होने का, और फिर वही होता है, रेफरी बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद जे ऊसो की एंट्री होती है। जे ऊसो अपने टाइटल की हार का बदला लेते हैं ब्लड लाइन को टाइटल हरवा के, और मोटर सिटी मशीन गन्स मात्र 3 मैच के अंदर चैंपियन बन गए। ले मूत दिया DIY के मुंह पे। अब WWE टैग टीम चैंपियनशिप को अलग डायरेक्शन में लेके जाने वाली है। और वहीं फिर मच अवेटेड पैचअप होता है। जिमी ऊसो और जे ऊसो जब हक करते हैं तो सच में वो मोमेंट काफी इमोशनल हो जाता है। बाहर से रोमन रेंस देख रहे होते हैं और शो की एंडिंग हो जाती है। देखिए इनकी स्टोरी फटाफट बिल्ड की जा रही है सर्वाइवर सीरीज के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सर्वाइवर सीरीज के बाद भी जे ऊसो इंडिविजुअल रहे, जिमी ऊसो इंडिविजुअल रहे और रोमन रेंस अपना खेलें। और अगर इनको साथ में ही रहना है तो फिर जिमी ऊसो को पहले यूएस चैंपियन बनाओ, जे ऊसो को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनाओ, और फिर उसके बाद रोमन रेंस को चैंपियन बनना चाहिए। रोमन रेंस को मदद करनी चाहिए अपने भाइयों को चैंपियन बनने में, तभी वो एक असली ट्राइबल चीफ कहलाए जाएंगे। खैर बात करें क्राउन ज्वेल के तो उसके सारे मैचेस अब फिक्स हो ही चुके हैं, तो उसकी अब नेक्स्ट प्रेडिक्शन वीडियो आएगी। तब तक के लिए सायोनारा।